हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज ही 22 ऑफ में स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, PIB वगैरह वगैरह। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ के साथ जो कि है IMEC से रिलेटेड। क्या है ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाम से समझ में आ रहा है भाई कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बनाने की सोच रहे हैं जो कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेगा, है कि नहीं। सो उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने के लिए इंडिया से डेलीगेशन पहुंचा UAE में टू डिस्कस द किक स्टार्टिंग द इंडिया UAE लेग ऑफ द प्रपोज्ड IMEC। सो इंडिया से UAE के बीच में जो इस कॉरिडोर से रिलेटेड काम होगा उसी से रिलेटेड डिस्कशन के लिए वहाँ पे पहुँचे। तो उन्होंने 3 पोर्ट विज़िट किए, खलीफा पोर्ट, जलाबली पोर्ट, फुजायरा पोर्ट। ठीक है। सो इसका एम क्या है? अनडाउटेडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, ट्रेड वगैरह बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा एशिया में, गल्फ़ में, यूरोप में, है ना। तो इससे काफ़ी हमारा ट्रेड वगैरह बढ़ाने में मदद मिलेगी। सो इट विल कनेक्ट इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इज़राइल एंड यूरोप। ठीक है, ये कंट्रीज़ याद रखनी है, इनको ये कनेक्ट करेंगे। सो एक तो इसका ईस्ट कॉरिडोर होगा जो कि इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, और एक नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो कि गल्फ़ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। ठीक है। और इसमें इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिकल, डिजिटल और एनर्जी पाइपलाइन कनेक्टिविटी भी देखी जाएगी। सो इट विल सप्लीमेंट मैरीटाइम एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स, और कहीं ना कहीं जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी टक्कर देने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है। सो इट विल क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इसमें रेलवे, रोड, मेरीटाइम सारे रूट्स का मिक्स मैच होगा। एंड इट विल स्ट्रेंथन टाइज इंटीग्रेशन अमंग कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशंस। अनडाउटेडली कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इंटीग्रेशन बढ़ेगा, लोग से लोग जुड़ेंगे, हमारे एनर्जी सप्लाई जो है वो सिक्योर होगी, अलग अलग सोर्सेज डाइवर्सिफाई होंगे, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई होगी इससे। ठीक है। और हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा ग्लोबली। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, है ना। तो ये हमें याद होना चाहिए। इसमें भी देख लो, ये रहा इंडिया, तो ये यहाँ पे UAE जा सकता है, और फिर यहाँ से जो है बाकी कंट्रीज़ जाते जाते देखो पूरा यूरोप तक यह जो है इसका कनेक्शन है। ठीक है। सो फिगर भी दिखा दिया तुम्हें। अब बढ़ते हैं आगे। इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सो इंडिया और जो ये ग्रुपिंग है, कुछ कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, उनके बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस जल्द ही स्टार्ट होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। सो इंडिया विल सून स्टार्ट द नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद रशियन लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। रशिया लीड करता है इसे। इससे ट्रेड वगैरह हमारा स्मूथ होगा। तो इसमें 5 रिसोर्स रिच पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं। कौन कौन? तो वो है रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, कज़ाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ठीक है, सिंपल है इतना, बहुत बढ़िया। तो इससे होगा क्या, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स से, इंजीनियरिंग, गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, सभी को बूस्ट मिलेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो वहाँ पे हमें मार्केट एक्सेस मिलेगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो FTA विल गेट अ लिफ्ट फ्रॉम इंडियाज़ मैनेजमेंट ऑफ द चाबहार पोर्ट इन ईरान, गिविंग एक्सपोर्टर्स अ कनेक्टिविटी कॉरिडोर टू यूरेशिया। तो कहीं ना कहीं जो हम अभी हमें कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि चाबहार पोर्ट का हमें इंडिया को जो 10 साल के लिए मैनेज करने के लिए मिल गया है, राइट। तो उस चाबहार पोर्ट की वजह से भी इस FTA को कहीं ना कहीं एक प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हमारी और कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। तो जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर तो और भी बढ़िया भाई, हमें रास्ता भी मिल गया, हमारा एग्रीमेंट भी हो गया, बल्ले ही बल्ले हमारी, तो है कि नहीं। और कहीं ना कहीं जब हम ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़े, हमारा ट्रेड बढ़े, तो हमारा दिमाग में ये भी होता है कि भाई जो चाइना हर जगह इन रोड्स बनाए जा रहा है यूरेशिया में, उसको भी काउंटर करने का हमें मौका मिलेगा। और इस जो सारे EAEU के मेंबर स्टेट्स हैं उसमें रशिया जो है वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। और
EAEU के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कुछ इकोनॉमीज़ के साथ, जैसे कि वियतनाम के साथ इन्होंने किया था 2016 में और चाइना के साथ 2019 में। तो भाई हमने सोचा हम क्यों पीछे रहें। और इसके अलावा ईरान, सिंगापुर, सर्बिया के साथ भी इनके एग्रीमेंट्स हैं, है ना। और कुछ के साथ अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जैसे कि इजिप्ट, UAE, इंडोनेशिया। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से देख पा रहे हैं कि भाई जो रशिया और उससे रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हम जानते हैं रशिया पे अभी कुछ टाइम मतलब सेक्शन लगे हुए हैं, वेस्टर्न नेशंस ने काफ़ी सेक्शन लगा रखे हैं। तो वो लोग भी चाहते हैं कि भाई हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स हों वो डाइवर्सिफाई हों और बाकियों से के साथ हमारा ट्रेड वगैरह बढ़े। तो इसलिए वो जो ये इधर एशिया वाली कंट्रीज़ हैं ना, देख लो सारी, वियतनाम हो गया, सिंगापुर, चाइना, इंडिया, इनके साथ अपना ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस एंगल से भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होएगी जून में जेनेवा में। ठीक है, और इसमें बात की जा रही है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल वर्कफोर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स क्या होते हैं भाई? जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया था, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड ही तो था ना, एक छोटा सा वायरस आया और हमारी ज़िंदगी कितनी उथल पुथल हो गई थी, नहीं? तो वैसे बायोलॉजिकल हैज़ार्ड से हमारी जो ग्लोबल वर्कफोर्स है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा कोई अफेक्ट हुए थे तो वो थे लेबरर्स। सो उन्हें कैसे सेव किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इस पे चर्चा होगी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में देखो 187 कंट्रीज़ आती हैं, उसमें से इंडिया भी एक है और बाकी 186 कंट्रीज़ हैं। दे विल डिस्कस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, नेशनल पॉलिसीज़ फॉर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा याद। सो अब ILO के बारे में भी थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में आया है। तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है फॉर जो कि वर्कर्स के वेलफेयर या राइट वगैरह की बात करती है, उससे रिलेटेड कन्वेंशंस लाती है। बनाई कब गई थी? तो 1919 में बनाई गई थी, काफ़ी पहले बनाई गई थी। और हेडक्वार्टर्स इसके जेनेवा में ही है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। एंड इट सेट लेबर स्टैंडर्ड्स फॉर इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन ऑल कंट्रीज़। इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनको कोई गलत ट्रीट ना करे, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रिवेल हो सारी कंट्रीज़ में, ये इनका मोटो है। और मैंने बताई दिया 187 मेंबर्स हैं। ठीक है, सिंपल था, बढ़े आगे। अब आता है ओपन वॉशिंग। क्या होता है ओपन वॉशिंग? तो देखो, जो IT कंपनीज़ होती है ना सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड, उसमें एक टर्म होती है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐसा उसमें प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम, जिसका सोर्स कोड जो होता है वो सबको अवेलेबल करवा दिया जाता है पब्लिक में कि भाई अपने हिसाब से यूज़ करो, मॉडिफाई करो। तो कहीं ना कहीं इससे कोलैबोरेशन दिखता है कि भाई तुम यूँ नहीं कि अपना जो सोर्स कोड है उसको प्राइवेट करके बैठो, बल्कि पब्लिक कर दिया ताकि पब्लिक भी अपने हिसाब से उसको अपने यूज़ में ले सके। तो इसको एक अच्छा स्टेप माना जाता है। लेकिन आजकल कुछ AI कंपनीज जस्ट अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ओपन सोर्स को काफ़ी लूजली यूज़ करने लगी है। मतलब कि अगर वो ओपन सोर्स है भी नहीं तो भी अपने आप को ओपन सोर्स बता देंगे ताकि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन बने मार्केट में। तो उसी को कहते हैं ओपन वॉशिंग। सो एक अक्यूजेशन है अगेंस्ट सम AI कंपनीज दैट दे आर यूजिंग द ओपन सोर्स लेबल टू लूजली टू मेक देमसेल्व्स लुक गुड। ठीक है, यह है सिंपल सी टर्म ओपन वॉशिंग। इसी तरह से ग्रीन वॉशिंग भी होता है। वो क्या होता है ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर, क्या होता है ग्रीन वॉशिंग, है ना। अब बढ़ते हैं ईरान पे आई थिंक ये वाली न्यूज़ अभी तक तो सबने पढ़ ली होगी। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका देहांत हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। उसमें और भी ऑफिशियल्स थे, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर्स थे वहाँ के, हुसैन अमीर अब्दुल्ला, और प्रेसिडेंट का नाम था इब्राहिम राइसी। तो ये अब नहीं रहे। इट सफर्ड अ क्रैश एज इट वॉज क्रॉसिंग माउंटेन टेरेन इन हेवी फॉग। सो ये बात हो गई ईरान की। और अब तो वैसे इंटरिम प्रेसिडेंट भी चुन लिए गए हैं। वो कौन है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और नहीं पता होगा तो मैं तो बता ही दूँगी, राइट।
और क्या बताओगे? चलो ईरान की कैपिटल भी बता दो, है ना, अच्छे बच्चों की तरह ईरान की कैपिटल भी बता दो। और बस इतना ही था आज के सेशन में। आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।